हेलो दोस्तों, साइंस ट्रिवा के ऑनलाइन क्लास पे आप सभी का स्वागत है। इधर कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी, उसके लिए क्षमा। कुछ इशू आ गए थे, कुछ प्रॉब्लम थी। और चूंकि बीच में त्यौहार भी आ गया था, तो उस कारण से वीडियो नहीं आ पा रही थी। पर अब वीडियो आपकी रेगुलर रहेगी। और जैसा कि हम सभी लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे, और फिजिक्स में हम सभी आवेश के बारे में पढ़े थे। आवेश क्या होता है, कैसा होता है, आवेश के क्या प्रभाव पड़ते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जब दो आवेशों को रखा जाता है, कैसे आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है। और जब आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है, तो वो बल कितना लगता है, हमने वो भी पढ़ा। कि कुलाम नाम के वैज्ञानिक ने भी बता दिया कि भाई जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है, वो बल कितना लगता है। F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। इसको भी आपने देख लिया था। कैप बराबर क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर के स्क्वायर। और कुछ क्वेश्चन बता रहे कि कैसे सॉल्व करते हैं, जब दो तीन आवेश रहेंगे, चार आवेश, पांच आवेश रहते हैं, तो उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सदिश राशियां होती है, जबकि देखिए जो बल वगैरह ये सदिश राशि होती है, जिसको जोड़ने का टेक्निक अलग होता है। और क्यों अलग होता है वो भी आपको पिछले वीडियो में बताया। और एक ये भी बता रहे कि एक बार में सीखने की कोशिश मत करिए, चीजों को तोड़ कर सीखिए। पहले बल का डायरेक्शन निकालना, किस दिशा में लगता है, उनके बीच कोण क्या है। टेक्नोमेट्री का आप लिस्ट याद कीजिए कि टेक्नोमेट्री में cos 120 का मान 1 - 1/2 होता है, cos 0 का मान कितना होता है। और बाद में उन सदिश को जोड़ने के लिए फार्मूला कि एफ नेट बराबर होता है √a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये था कि मैंने बोला था कि आप एक बार में नहीं सीखना चाहेंगे फिजिक्स, तब तो आप गड़बड़ कर रहे हैं। ये हिस्ट्री नहीं कि आप एक बार में सोचेंगे रटे और कहानी खत्म। पहला मेथड आपको बोले थे दिशा दिखाना होगा। चाहे बल आ जाए, जो भी आ जाए, जो सदिश राशि है, तो उनके लिए आपको क्या दिशा दिखाने आना चाहिए। दूसरा चीज मैंने बोला था उनके बीच कोण कितना है, वो आपको जानने आना चाहिए। तीसरा बीच था कि त्रिकोणमिति में जो मान होता है, त्रिकोणमिति में जो मान निकालते हैं, cos 120 cos 90 का मान कितना हो, वो आपको आना चाहिए। और फाइनली लास्ट में आपको सूत्र आना चाहिए कि एफ नेट मतलब कुल बल बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये मान रखने आना चाहिए। इतना अच्छी पूरी कहानी चली थी। देखिए डिटेल में चल रहे हैं, डिटेल में इसलिए चल रहे हैं, आपको लगता है कि ज्यादा डिटेल जा रहे हैं, इतना पेपर में पूछेगा कि नहीं पूछेगा। तो डिटेल में इसलिए चलते हैं कि कितना भी आप छोड़ें तो आपके दिमाग में इतना तो बैठ जाए कि पेपर में लिख के आइए। इसलिए डिटेल में चल रहे हैं। कहानी तो एक दिन की खत्म हो जाए आपका गुलाम। तो देखिए इन सभी चीजों में शुरू में आपको फोकस करना है। और जब आप एक एक चीज को क्लियर करते जाएंगे, तो आपको टोटल फिजिक्स में यही काम देने वाला, यही तरीका काम देने वाला है। इसलिए एक एक को सीखते चलिए, स्टेप बाय स्टेप। जहां आपको दिक्कत आए कमेंट कर दीजिए, हमेशा कहता हूं। या फिर आपको चाहिए कि नहीं, चीजें किस तरीके से बतानी चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं, या कहाँ पे समझने में दिक्कत हो, आप बता दिया करिए। तो देखिए, चूंकि जब आवेश की कहानी चली, देखिए जब आवेश की कहानी बढ़ी आगे, तो आवेश की कहानी में हमने पढ़ा कि शुरू में एक आवेश की बात होती थी कि एक आवेश क्यों है तो क्या होगा, उसकी कहानी हमने पढ़ा था। फिर बात है कि जब दो आवेश आ जाते हैं, तो दोनों आवेश के बीच कुछ आकर्षण बल लगेगा। जैसे मान लीजिए एक प्लस आवेश एक माइनस आवेश, दोनों एक दूसरे को अपने पास खींचेंगे। और मान लीजिए दोनों प्लस प्लस आवेश होते थे, दोनों एक दूसरे को दूर भगाते थे। और मान लीजिए दोनों माइनस माइनस आवेश भी हैं, तो दोनों एक दूसरे कहाँ भगाएंगे, दूर भागेंगे। तो इनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण क्या लगता था, बल। याद होगा तो आप पढ़े थे पिछली बार में कि यदि सजातीय आवेश होते हैं तो प्रतिकर्षण बल लगता है, और विजातीय आवेश होते हैं तो कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल। यदि सजातीय आवेश रहते हैं तो आकर्षण बल, और विजातीय आवेश रहते हैं तो कौन सा बल लग रहा था, प्रतिकर्षण बल। अब इतना तो बताया वैज्ञानिक भी, कहानी लीला शुरू हो गई थी कि बल है तो कितना होगा। उसके लिए आपको आके गुलाम ने दे दिया एक फार्मूला कि एफ नेट इज इक्वल टू होता है कि मतलब कुल बल बराबर होगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दिशा दिखाओ, कोण देखो और फार्मूला लगाओ, आंसर आपका सामने। इतना गुलाम महोदय कह के चले गए। और जब गुलाम की ये कहानी खत्म होती है, तो कहानी इससे आगे बढ़ती है। इससे आगे बढ़ती है तो कुछ वैज्ञानिकों का एक सवाल था कि मान लीजिए एक आवेश है, कोई बिंदु आवेश है, पॉइंट चार्ज जिसे बोलते हैं। बताए थे ना कि आवेश के लिए नियम है कि आवेश छोटा होना चाहिए, ज्यादा बड़ा आवेश नहीं होना चाहिए। तो एक बिंदु आवेश से, मान लीजिए ये बिंदु आवेश क्या है, Q1, या फिर बड़ा Q मान लीजिए। मान लीजिए एक बिंदु आवेश है Q, और एक छोटा सा और आवेश होता था जो होता था स्मॉल Q।
इस बिंदु आवेश को मान लीजिए इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसके ऊपर भी क्या है, प्लस चार्ज। तो वैज्ञानिक बोले ठीक है महोदय, जब ये प्लस चार्ज, जब ये वाला प्लस चार्ज यहां से उठते 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 इसके पास आता है तो दोनों प्लस हैं, तो ये वाला बोल रहा है चलो निकलो निकलो दूर निकलो, एकदम भाग जाओ यहां से। सीधे बोल रहा है किसको कि इधर से किधर निकल जाओ, इधर से किधर निकल जाओ, इस साइड निकल जाओ। तो ये बोल देता था कि चलो तुम यहां से निकलो, यहां से निकलो। तो वैज्ञानिक बोले ठीक है, इसको निकालना, मान लीजिए भाग गया, गायब हो गया। तो उन्होंने पूछा कि जब इसके आसपास, इस आवेश के आसपास कुछ नहीं है तो क्या होता है। क्वेश्चन वैज्ञानिकों का ये रहा दिमाग में कि मान लीजिए एक आवेश यदि अकेला है तो उसके आसपास होता क्या है, कुछ उसके आसपास रिएक्शन होते हैं, क्या होता, कुछ बदलाव देखने को मिलता है कि नहीं, कि आवेश के आसपास कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, प्रभाव ही नहीं पड़ता, क्या होता है उसके आसपास। जब मान लीजिए कोई आवेश नहीं, उसको भगा दिया, भाग गया, एकदम इलाका छोड़ के भाग गया, तो इसके आसपास क्या है। तो इसी चीज को बताने के लिए वैज्ञानिकों ने एक शब्द जनरेट किया जिसको बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। और वैद्युत बल के बाद आपको अगला टॉपिक जो पढ़ना वो कौन सा, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक एक स्टेप चलेंगे अच्छे से। इसके लिए उन्होंने शब्द जनरेट किया वैद्युत क्षेत्र। उन्होंने कहा कि मान लीजिए प्लस क्यू वाला आवेश होगा, कौन सा, प्लस क्यू वाला आवेश होता है, तो जब इसके आसपास कुछ नहीं होगा तो इसके आसपास इसका क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है। उन्होंने कहा कि एक आवेश के आसपास में वैद्युत क्षेत्र होता है, ऐसे इस तरीके से उसके क्या होते हैं, वैद्युत क्षेत्र होते हैं। और चूंकि यदि प्लस चार्ज है तो उन्होंने बोला इसकी जो त्रिज्या होगी, जो दिशा होगी वैद्युत क्षेत्र की, वो हमेशा किधर की साइड होगी, बाहर के साइड। इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो किधर होती है, बाहर के साइड। उन्होंने कहा कि यदि एक आवेश अकेला है तो उसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र पाया जाता है, और उस वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो किधर होती है, बाहर के साइड। तो वैज्ञानिक बोले चलिए वो प्लस वाला तो मान लीजिए माइनस वाला आ जाए तो उन्होंने कहा कि मान लीजिए एक माइनस चार्ज है, कैसा है, माइनस है। उन्होंने कहा ठीक है महोदय, मान लेते हैं कि माइनस है। उन्होंने कहा कि एक मान लीजिए माइनस क्यू है, माइनस क्या है, क्यू है। तो उन्होंने कहा यदि माइनस होगा तो उसके भी आसपास वैद्युत क्षेत्र होंगे, लेकिन इस बार जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो किधर होती है, अंदर के साइड। किधर होगी, अंदर के साइड। जो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं होंगी उनकी दिशा किधर होगी, अंदर की साइड। तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि एक प्लस क्यू होता है, एक माइनस क्यू होता है, और दोनों के आसपास वैद्युत क्षेत्र पाए जाते हैं जिसमें कि उनकी जो रेखाओं की दिशा होती है, प्लस में बाहर की साइड निकलती है और क्यू में उनकी त्रिज्या, मतलब उनकी जो रेखाओं की दिशा जिसे त्रिज्या बोलते हैं, वो किधर होती है, अंदर के साइड होती है। धनायन में ऐसे और ऋणायन में वैसे। इतनी कहानी तो उन्होंने बताया। अब फिर से वही लीला शुरू, जैसे आवेश में आया था कि आकर्षण प्रतिकर्षण बल लगता है, तो गुलाम महोदय आकर बता दिए कि नहीं बल का मान के लिए सूत्र लगाओ। अब बात हुआ कि नहीं कि यदि दो आवेश है तो इसके आसपास वैद्युत क्षेत्र होता है, तो फिर कहानी आ कि अच्छा वैद्युत क्षेत्र होता है तो वैद्युत क्षेत्र का मान बताओ, क्या बताओ, वैद्युत क्षेत्र का मान बताओ। और उन्होंने ये भी बताया कि जैसे एक प्लस वाला है, एक माइनस वाला है, इस वैद्युत क्षेत्र के वजह से आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है। कैसे होता है समझिए। उन्होंने डायग्राम बताया, एकदम डायग्राम बना के बताया, कोई घबराने की बात नहीं है। उन्होंने कहा मान लीजिए दो प्लस प्लस ले लिए, मान लीजिए एक प्लस है और एक प्लस और है। उन्होंने कहा मान लीजिए दो प्लस ले लिए, तो उन्होंने कहा जब आप दो प्लस चार्ज लेंगे, मान लीजिए ये भी प्लस क्यों है और ये भी प्लस क्यों है, उन्होंने कहा जो इसकी वैद्युत क्षेत्र होती हैं हमेशा किधर निकलेंगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, बाहर की साइड। और इसकी भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, प्लस है तो बाहर की साइड। और कहा जब बाहर की साइड होती हैं इसीलिए इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं आपस में क्या होती हैं, टकरा जाती हैं। वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं क्या होंगी, आपस में टकरा जाएंगी। आपस में क्या करती हैं, टकरा जाती हैं।
ऐसे टकरा के लगती है मुड़ने, क्योंकि देखिए दोनों की दिशा किधर है, एक साइड है, तो दोनों क्या करेंगे, आपस में टकराने लगती हैं और टकरा के हल्का हल्का मुड़ने लगती हैं। और जब ये मुड़ती हैं तो एक स्प्रिंग की भांति होती है, जब ये दोनों पास आएंगे उतना ही ज्यादा मुड़ेंगे, इसलिए दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, बराबर प्रतिकर्षण होता है, दूर जाते हैं। दोनों का जब प्लस माइनस होता है तब क्या होता है, तो उन्होंने कहा जब मान लीजिए एक आवेश कौन सा है प्लस, एक आवेश कौन सा है प्लस, तो उन्होंने कहा कि जब मान लीजिए एक आवेश आपका कौन सा हो गया, प्लस हो गया, और एक आवेश आपका कौन सा है, माइनस है। तो उन्होंने कहा जब एक आवेश प्लस और एक आवेश माइनस रहेगा तो कहानी ये हो जाती है कि इनके जो वैद्युत क्षेत्र होते हैं, क्योंकि देखिए प्लस वाले के क्या होंगे, ऐसे बाहर निकलेंगे, इसकी दिशा किधर होगी, बाहर होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं बताइएगा, इसकी दिशा किधर होगी, बाहर होगी। उन्होंने कहा जो माइनस वाला होगा उसकी दिशा किधर होती है, अंदर की साइड, उसकी दिशा कहां होती है, अंदर की साइड। ऐसे कि जब यदि एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा तो दोनों एक के दिशा बाहर दूसरी के अंदर, ये इसमें से निकलेगा इसके अंदर घुसता है, इसलिए दोनों क्या होते हैं, बराबर पास आते हैं। इसलिए प्लस माइनस आवेश हमेशा एक दूसरे को करीब खींचते हैं, और यदि प्लस प्लस आवेश होते हैं तो एक दूसरे क्या करेंगे, प्रतिकर्षण, या फिर माइनस माइनस आएंगे तो एक दूसरे क्या करते हैं, प्रतिकर्षण, उनके बीच खिंचाव उत्पन्न होने लगता है। तो ये चीज तो उन्होंने बताया, लेकिन कहानी वही अटकी कि मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र तो उन्होंने बता दिया कि नहीं, यदि कोई आवेश के आसपास क्या होता है, एक वैद्युत क्षेत्र पाया जाता है, एक उसका प्रभाव पड़ता है अपने आसपास के क्षेत्र में कि कितनी एरिया में कोई घुसेगा तो उसे भगा सकते हैं या फिर कुछ भी किया जा सकता है, प्रभाव पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि मान लीजिए कोई आवेश है क्यों, अरे कोई आवेश है क्यों, तो इसका कुछ ना कुछ वैद्युत क्षेत्र तो होगा ही। उन्होंने कहा कि यदि कोई आवेश है क्यों, इसका कुछ ना कुछ तो वैद्युत क्षेत्र पाया ही जाएगा। जैसे मान लीजिए इसका वैद्युत क्षेत्र ऐसे, ऐसे कि हर के आसपास उसका वैद्युत क्षेत्र पाया ही जाएगा। इस तरीके से देखिए, उन्होंने कहा यदि कोई एक आवेश होगा तो उसके आसपास उसका वैद्युत क्षेत्र तो पाया ही जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही इस वैद्युत क्षेत्र का कोई वैल्यू या फिर कुछ मान तो होता होगा ना, कि जैसे इसके अंदर मान लीजिए एक छोटा सा क्यू आवेश है, एक छोटा सा क्या है, क्यू आवेश है, एक दूसरा आवेश है जो कि इसके क्या होता है, अंदर है। उन्होंने कहा कि मान लीजिए एक क्यू आवेश है जो यदि यहां से उठ के क्या, अब इसके अंदर आएगा, जैसे ही इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर घुसेगा तो ये इसके ऊपर बल लगाना क्या कर देता है, शुरू। जैसे हर आदमी का, हर व्यक्ति का नहीं होता, इलाका होता है, और समझिए जैसे बोलते हैं ना कि हर आदमी का अपना इलाका होता है, अपने इलाके में हर आदमी क्या होता है, बड़ा ताकतवर। जैसे उसके इलाके में उसका प्रतिद्वंदी आया, कोई भी व्यक्ति आया, तो उसके ऊपर वो अपना प्रभाव दिखाना शुरू करेगा, कैसे घुस गए हमारे इलाके में। तो उसी तरीके से जैसे ये वाला आवेश इसके अंदर घुसना शुरू करेगा, वैसे ये इसके ऊपर प्रभाव दिखाना शुरू करेगा। या तो इसको मारकर भगाएगा, या तो इसको क्या करेगा, और अपने पास बुलाएगा। मान लीजिए ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो एक जंगल में जो दो शेर रहेंगे, तो ये जब घुसेगा ना दूसरा वाला शेर, क्या कैसे करो, निकलो निकलो निकलो, हम भी शेर है प्लस, तुम भी शेर हो प्लस, और दोनों एक म्यान में दो तलवार नहीं रहेंगे, तुम यहां से क्या करो, निकल जाओ। मान लो एक प्लस और दूसरा माइनस, बोलेगा तब तुम क्या कर सकते हो, आ सकते हो। तो आने या ले जाने के लिए क्या लगाता है, इसके ऊपर बल लगाता है, जिससे हमने कूलॉम के नियम में पढ़ा था।
तो वैज्ञानिकों ने बोला जो ये वैद्युत क्षेत्र होता है इसका भी तो कुछ ना कुछ मान होता होगा। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल इसका मान होता है, और इसका मान निकालने के लिए उन्होंने एक सूत्र दे दिया, E बराबर के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। उन्होंने इसका मान निकालने के लिए, वैद्युत क्षेत्र का मान निकालने के लिए एक सूत्र दिया, E बराबर के क्यू अपॉन का आर का स्क्वायर। और एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा कि कूलॉम के नियम में F रहता था बल, F से फोर्स, वहां होता था के आर का स्क्वायर। देखिएगा इसको घुसाते हैं। अब देखिए एक आवेश क्यों है, एक छोटा आवेश क्यों है, इन दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं कितना है, आर है। इन दोनों के बीच की दूरी आर है। यदि इन दोनों के बीच बल बोलेगा तो बल लगाने के लिए क्या लगाएंगे, एफ, दोनों क्यू का मान क्यू क्यू के बटे दोनों के बीच की दूरी आर का स्क्वायर, वो तो समझ गए होंगे, हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन यदि वैद्युत क्षेत्र का मान पूछेगा, ई का मान पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वैद्युत क्षेत्र कितना है, जिसके लिए के सिर्फ, यदि इस वाले क्यू का वैद्युत क्षेत्र पूछा है तो यहाँ इस क्यू का मान रखेंगे, और यदि इस क्यू का वैद्युत क्षेत्र पूछेगा तो इस क्यू की जगह किसका मान रखेंगे, इस छोटे वाले क्यू का मान रखेंगे। तो इस बात को ध्यान देना है, जिस आवेश का वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं उसी आवेश का मान रखते हैं, और बटे क्या हो जाता है, आर का स्क्वायर। तो एक बार इसको लिख लीजिएगा, देखिए नहीं, देखिएगा ये हो गया वैद्युत क्षेत्र का मान, इसको क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र। और ये जो हमेशा से पढ़ रहे थे क्या था, वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल। और हमेशा से एक नियम है फिजिक्स में कि खेलना पड़ जाता है दोनों के साथ। अब दोनों के साथ खेलेंगे कैसे, देखिए वैद्युत बल, वैद्युत बल F का मान होता है के Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर, या Q1 Q2 की जगह मैं लिख दूं, जब लिख रहे थे उसी को Q अपॉन आर का स्क्वायर, मतलब Q1 Q2 ABCD जो लिखी उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ता। और जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसका E बराबर होता है के Q अपॉन आर का स्क्वायर। तो एक चीज देखिए, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर किसके बराबर, ई के, और यहां भी क्या है, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। मतलब कि ये वाला जो जगह है, इतने जगह को ये और ये क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो ये इसके बराबर यदि ई है तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं। तो यहीं से आपका एक और नया सूत्र बन जाता है, एफ बराबर, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं, ई इंटू क्यू। फिर रखते रहिए एक और नया सूत्र। अब मान लीजिए इसी से एक और सूत्र बना देगा कि क्यू बराबर क्या होता है, एफ बटे, कहाँ गया, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एफ बटे ई। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने फॉर्मूला बना सकते हैं। इसको उस तरीके से सूत्र बनाने का और तरीका है, जैसे कई की किताबों में ऐसे दिया रहेगा कि एफ बराबर होता है के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ई बराबर होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1, ये हो जाता है समीकरण नंबर 2। ऐसे भी रहता है। और दोनों में भाग देने पे, मतलब भाग देंगे, एफ बटा क्या लिख देंगे, ई लिख देंगे, बराबर के क्यू क्यू अपॉन आर का स्क्वायर बटे के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। इस तरीके से लिखता है कि दोनों में भाग देते हैं, तो के से के कट जाएगा, क्यू से क्यू कुर्बान हो गए, आर से आर भी क्या कुर्बान, तो एफ बटे
ई बराबर क्या बचा, क्यू। तो एफ बराबर यहां से निकालना हो तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, ई नीचे है उस साइड जाएगा तो गुणा होगा ई इंटू क्यू। कहानी कहाँ पहुंच गए, यहीं पे। तो देखिए चीजों को करने के तरीके कई होते हैं, फिजिक्स से मैथ यूज होता है, इसमें करने के 75 तरीके हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करते हैं। बस चीजों को सही तरीके से करिए, यदि पक्षांतर कर रहे हैं तो सही तरीके से करिए, काटने का आपका तरीका सही होना चाहिए। बाकी आप भाग करिए, गुणा करिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जैसे करिए। तो इस तरीके से आपको एक और नया फॉर्मूला मिल जाता है कि एफ बराबर होता है ई इंटू क्यू। और एक फॉर्मूला आप पहले से जानते थे, एफ बराबर होता है के, अरे वही Q1 Q2 को ही मैंने क्यू क्यों लिख दिया है, ये नहीं कंफ्यूज जाए। और ई बराबर होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हुआ। अब मान लीजिए पूछ दे कि बताइए कोई आवेश है जिसका वैद्युत बल इतना है, तो त्वरण, यदि मान लीजिए इससे एक और फॉर्मूला आप पूछ दे, त्वरण बनाना है, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, तो आप पढ़े होंगे एफ बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। पढ़े हैं कि नहीं, एफ मतलब बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल को दिखाते हैं एफ से, द्रव्यमान को दिखाते हैं एम से, त्वरण को दिखाते हैं ए से। इस फार्मूला को पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, बहुत जच्चा बच्चा वाला फार्मूला एकदम आराम से। तो बताइए इससे भी कोई नया फार्मूला बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। इसको उठाइए, उठा के कहाँ रख दीजिए, एफ का मान यहाँ। जैसे एफ बराबर क्या है, ई इंटू क्यू, तो एफ की जगह लिख सकते हैं ई इंटू क्यू बराबर एम इंटू ए। अब मान लीजिए त्वरण ए का मान निकालना है, तो ए बराबर हो जाएगा, एम गुणा में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ई बट क्यू बटा एम। लीजिए त्वरण का भी फार्मूला मिल गया। अब कहिए अब त्वरण का मिल गया, अब यदि कोई कहे कि नहीं त्वरण तो मान लीजिए हो गया, अब इसमें मान लीजिए समय भी निकालिए, तो समय भी निकल सकता है। आप ये भी पढ़े होंगे, एक फार्मूला आप और पढ़े होंगे कि S बराबर होता है ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो किसी चीज का प्रारंभिक वेग कितना होता है, u का मान 0, तो कितना हो जाएगा, S बराबर 1/2 ए टी का स्क्वायर। इस फार्मूला को भी आपने पढ़ा होगा, वेग का है, जो वेग के 3 नियम आप पढ़ते हैं। एस क्या होती है, ऊंचाई, या इसके जगह आपने ये शब्द पढ़ा होगा, एस के जगह एच, हाइट। एच बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी के स्क्वायर, या यू का मान यदि 0 रख दिया जाए, प्रारंभिक वेग, किसी चीज का शुरुआती वेग 0 होता है, कोई चीज चलना शुरू करती है तो उसका शुरू में वेग 0 होता है, तो एच बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब बताइए यदि यही ए का मान उठा के यहां रख देना हो तो हाइट मिल जाएगा, यदि इसी को घुमा देना हो तो आपको टी की वैल्यू मिल जाएगी, वो भी करके दिखाते हैं आपको। यदि इसी फार्मूला से हम रखें, एच बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, ए का मान कितना है, ई क्यू बटे एम टी का स्क्वायर। लीजिए एच का भी फार्मूला बना। टाइम निकालना हो तो टी बराबर क्या हो जाएगा, 2 जाएगा ऊपर, 2h एम बटे ई क्यू, और टी का स्क्वायर है, तो मान लीजिए यदि टी का मान निकालना रहेगा तो ऊपर से स्क्वायर क्या करेंगे, हटाएंगे, और यदि ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगा देंगे, अंडर रूट। अब 2 ही काम है, या तो रटते रहिए फार्मूला फिजिक्स में, या तो आप फार्मूला बनाना सीख जाइए। और हमेशा बोला हूं कि यदि एक झटके में सोचेंगे तो आप रटते रह जाएंगे, और इतने फार्मूला हो जाएंगे ना कि आप सोच में पड़ जाएंगे कौन सा याद करें कौन सा छोड़ दें, फिर तो न्यूमेरिकल भूल जाइए। जो न्यूमेरिकल्स होते हैं आंकिक प्रश्न, उसको बाद में लगाया जाता है, पहले उसको ABCD के साथ ही खेलिए। एफ का मान उठा के एफ बराबर एम ए में रख दीजिए, आपको मन करे तो इस वाले एफ का मान उठा के यहाँ रख दीजिए, जहाँ एफ का मान ई क्यू रखे हैं ना, आपको मन करे इस वाले एफ का मान उठा के यहाँ रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मन करे इस ई के जगह इसका के बाई क्यू बाई आर के स्क्वायर इसको रख दीजिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ई का मान करे बदलने का चेंज कर दीजिए, ई क्यू बराबर क्या होता है एफ, तो इसको उठा के यहाँ रखना चाहे तो वो भी रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपको चीजों के साथ खेलने आना चाहिए। बस आपका फार्मूला सही होना, जैसे एफ बराबर एम ए, एफ की जगह हम चाहे इसका मान रखे चाहे ये वाला मान रखे, कोई दिक्कत नहीं है। जहां जहां ई दिख रहा है उसके जगह चाहे ये मान रखे, चाहे जहां जहां ई क्यू दिख रहा है उसके जगह एफ रख दे,
कोई भी दिक्कत नहीं है। जहां जहां क्यू बटे आर स्क्वायर रख रहा उसकी जगह हम ई रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले चीजों को खेलिए कि आप कितना ज्यादा फॉर्मूला बना सकते हैं। तो आज बस ये काम करिएगा आप कि आज आप कितना ज्यादा फॉर्मूला बना सकते हैं, पहले वो बना के देखिए कि क्या आप ऐसे अलग अलग फॉर्मूला बना सकते हैं। आपको त्वरण निकालना हो ए का मान, आपको हाइट निकालना हो एच का मान, बोल देगा कोई प्रोटॉन है जिसका कोई प्रोटॉन है जो उसका त्वरण इतना है, इतने समय में कितनी हाइट तक जाएगा, तो त्वरण का मान रखिए, टाइम का हाइट निकाल लीजिए। बोलेगा कोई एक आवेश है, उस आवेश का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, तो बताइए, और उस आवेश का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, उसका द्रव्यमान इतना, त्वरण बताइए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, द्रव्यमान, आवेश का मान रखे, त्वरण निकल गया। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप चीजों को याद करते हैं या फिर उन चीजों को बदलना सीखते हैं। तो ऐसा करिए, आज पहले कॉपी पेन उठाइए और इसमें उसमें करते हुए ढेर सारे फार्मूला बनाइए, सबको घेर डालिए और एक भी फार्मूला याद नहीं होना चाहिए आपको। देखिए जो बेसिक फार्मूला होते हैं वो यही है, ये आपको बता दूं कि जो बेसिक फार्मूला फिजिक्स में होते हैं ना, जो टीचर्स या कोई भी कहता है कि ये याद कर लो, ये याद कर लो, कुछ नहीं। एक फार्मूला ये होता है, एक फार्मूला ये होता है, इसी से मिलके तो ये बना है। एक फार्मूला ये होता है जो आप बच्चा वाला फार्मूला हमेशा से याद करते आ रहे हैं, और इसी से तो ये बना है। और एक फार्मूला ये होता है जो आप जब वेग के बारे में पढ़ते हैं कि v बराबर u प्लस ए टी, v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2as, h बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेग के तीनों नियम पढ़ते हैं, वही वाला फार्मूला है। तो मेन फार्मूला यही होते हैं जो आपको हमेशा से पता होते हैं मुझबानी, ये तो इनसे बनाए जाते हैं। जितना रूप बदलता जाएगा उतना में फार्मूला बना सकते हैं आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आज पहले फार्मूला बनाना सीखिए, कॉपी पे लिखिए, घेर डालिए। उसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे तो कैसे 2-3 आवेश होते हैं, तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया जाता है। जैसे हम लोग जब 2-3 आवेश होते थे त्रिभुज के आकार में, तो हम वहां पे कुल बल कितना लग रहा है पढ़ते थे ना, कि जैसे 3 आवेश हो गए, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, और इस वाले जगह पे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो वही नियम लगेगा, एक ई ऐसे जाएगा, एक ई ऐसे जाएगा, एकदम सिंपल वही बल वाला नियम ही चलेगा। तो कल वाले में इसको देखेंगे, फिर उसके बाद अपना फ्लक्स वगैरह हो गया, गाउस का नियम हो गया, सब चलता जाएगा। पर विश्वास मानिए, एक जो मैंने चीज बोली थी आपसे करने के लिए शुरू में ही, एक इस पर यदि आपने ध्यान दिया तो फिजिक्स आपके हाथ में है। और उसके बाद एक ये काम कि आपको फार्मूला बनाने आना चाहिए, जितना मन के उतना। अरे गलत होगा तो कोई ऐसा थोड़ी मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाएगा कि नेट पैक खत्म हो जाएगा, कोई आपको अनफ्रेंड करके ब्लॉक मार रहा है गलत होने पे, होने दीजिए गलत, क्या दिक्कत है। अरे लिख रहे हैं, मान लीजिए आपको नहीं रखने आया तो हो सकता है कि आप पहचानता नहीं कर पाए, 2 यहाँ का यहाँ हो गया, यहाँ का यहाँ हो गया, यही हो सकता है ना। पर पहले कोशिश करिए, बिना गलती किए मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री सीखी नहीं जा सकती। हिस्ट्री नहीं है कि कहानी सुनाए आपको, कहानी याद हो गया, पिक्चर देख के आ गए। ये फिजिक्स है, यहाँ यदि आप गलती नहीं किए तो मतलब आप सीख ही नहीं रहे हैं, आप रट रहे हैं। तो गलती हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, उसको सुधारिए, करते हुए आगे बढ़िए। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और आपको वीडियो बराबर मिलती रहेंगे। इसी के साथ मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो जो शेयर नहीं किया और कमेंट उड़ जाएगा उसके मोबाइल का स्क्रीन। मजाक कर रहे थे, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा कि और आपको किस तरीके से चाहिए, कहाँ दिक्कत हो रही है। इसी के साथ से आपसे मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।